वेलकम अगेन गाइस ऑन लॉ फिलोसफर्स। आज हम लोग इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक्स कवर्ड इन दिस वीडियो आर एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड ऑफर। एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फर्स्ट पॉइंट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 was made on 25th April 1872 and was enacted on 1 September 1872। इसका मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 25 अप्रैल को बनकर तैयार हुआ था और 1 सितंबर 1872 को इनैक्ट किया गया, मतलब फोर्स में लाया गया था। सेकेंड पॉइंट, इट वॉज इनैक्टेड फॉर क्रिएटिंग और मेकिंग अ वैलिड एग्रीमेंट and further making it a valid contract। इसका मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये वैलिड एग्रीमेंट बनाने के लिए तैयार किया गया था और फिर उन्हीं वैलिड एग्रीमेंट्स को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना भी इसी का काम था। इसका पर्पज़ यही था कि बेसिकली इसका पर्पज़ यही था कि पहले वैलिड एग्रीमेंट बनाना, उसके बाद उन्हीं वैलिड एग्रीमेंट्स को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना। ओके, थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ जनरल लॉ एंड इट रेगुलेट्स ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि ये एक जनरल लॉ है जो कि सभी लोगों पर बराबर से अप्लाई होता है और इससे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो व्यक्ति किस जगह का है, पर केवल भारत में। मतलब कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस जगह का है, कहीं कहाँ का है, ये जनरल लॉ है तो सभी पे अप्लाई होगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, there are several essential conditions of contract which are given in section 2 of Indian Contract Act 1872। इसका मतलब जो भी एसेंशियल्स हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो सभी सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हुए हैं। फिफ्थ पॉइंट, सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज ऑल्सो नोन एज इंटरप्रिटेशन क्लॉज। अब जाहिर सी बात है, जो इंटरप्रिटेशन जिस सेक्शन से होगा उसी को इंटरप्रिटेशन क्लॉज बोला जाएगा। तो सेक्शन 2 से पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंटरप्रिटेशन होता है, इसीलिए इसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज बोलते हैं। तो आइए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है ऑफर और प्रपोजल। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ऑफर और प्रपोजल दे आर बोथ सेम थिंग, दोनों सेम हैं, तो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन देम। Okay. First point, the offer can be defined as when one person signifies his willingness to another to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to be making a proposal। बहुत टेक्निकल हो गया ना, लेट मी एक्सप्लेन। जो ऑफर है वो उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जब कोई पर्सन सिग्निफाई करता है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा सिग्निफाइज करता है टू अनदर टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर करता है किसी और व्यक्ति के सामने किसी काम को करने या नहीं करने के लिए with a view to obtain the assent of that other, उस सामने वाले व्यक्ति की हाँ पाने के लिए उसी एक्ट टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, उसी एक्ट और उसी एक्ट को नहीं करने के कृत्य के लिए अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर करता है तो उसे प्रपोजल करते हुए कहते हैं, मतलब he is said to be making a proposal। सेकेंड पॉइंट, The term offer is defined in section 2A of Indian Contract Act। जो टर्म ऑफर है वो सेक्शन 2A of Indian Contract Act 1872 में डिफाइंड है। The first step, third point, the first step of or the first essential in making a valid contract is presence of valid offer और proposal। जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पहला स्टेप, ये पहला एसेंशियल है, पहली सीढ़ी या पहला एसेंशियल है, वो है प्रेजेंस ऑफ वैलिड ऑफर और प्रपोजल। तो
प्रेजेंस ऑफ वैलिड प्रपोजल और प्रेजेंट ऑफ वैलिड ऑफर होना चाहिए, तभी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एनी डीलर आस्क यू टू बाई योर हाउस, कोई डीलर आपको आपका हाउस बाय करने के लिए ऑफर करता है, तो उसे कहा जाएगा कि वो ऑफर कर रहा है। ठीक। एनी होल्डिंग ऑफ सेल और डिस्काउंट, अगर कोई होल्डिंग ऑफ सेल और डिस्काउंट है जो कि वो आपसे बोलती है कि आइए हमारे यहाँ सामान खरीदिए, तो वो आपको ऑफर कर रही है। किसी दुकान की ओपनिंग होती है तो उसके लिए होर्डिंग लगती है, तो वो भी आपको एक तरह से ऑफर कर रहे हैं कि आइए हमारे यहाँ सामान खरीदिए। वो कह रहे हैं कि आइए सामान खरीदिए, तो इसको कहते हैं कि वो ऑफर कर रहे हैं। किसी काम को किसी चीज़ के लिए कहना कि आप करिए हमारे यहाँ आके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑफर करना। होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू ऑल। ऑफर को बेटर तरीके से समझने के लिए हमारे पास एक केस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरदत्ता। तो अब मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं कि लॉ में केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो केस लॉ इस तरह के होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जुडिशरी का एग्ज़ाम देंगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर आप एडवोकेसी भी करते हैं तो केसेस का रेफरेंस देके अच्छे से मतलब वो डिसीजन आपकी तरफ पलट सकता है। तो इसलिए केस लॉज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है लॉ में। तो आइए केस लॉ पढ़ते हैं। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्ता, ये एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है ऑफ़र समझने के लिए। अच्छे से ऑफ़र को और अच्छे से इसमें समझाया गया है इस केस लॉ में। तो इस केस में बेसिकली क्या होता है कि एक मास्टर होता है, एक सर्वेंट होता है। तो मास्टर का जो नेफ्यू है वो खो जाता है, मास्टर का नेफ्यू होता है वो खो जाता है। तो ऐसे मतलब सर्वेंट को बोलते हैं मास्टर कि जाइए हमारा नेफ्यू को खोज के लाइए। तो सर्वेंट चला जाता है अपने नेफ्यू को खोजने। अब मास्टर को शायद अपने नौकर पे भरोसा नहीं होगा या जो भी बात रही हो, वो एक होर्डिंग लगा देते हैं, मतलब ऐसे ही पर्चे लगा देते हैं जगह जगह कि मेरे जो नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसे 501 रुपये का मतलब एज अ रिवॉर्ड दिए जाएंगे जो मेरे नेफ्यू को खोज के लाएगा। तो इसी तरह से सब लोग मतलब खोजने लगते हैं उनके नेफ्यू को, पर नेफ्यू मिलता है सर्वेंट को ही। तो सर्वेंट आता है, नेफ्यू वापस उन्हें सौंप देता है मास्टर को। पर सर्वेंट को पता लगता है अच्छा इन्होंने ऑफ़र दिया था 501 रुपये का, तो मतलब सर्वेंट जो है वो मास्टर के पास वापस जाता है कि मुझे मेरा रिवॉर्ड दे दीजिए। अब मास्टर यहाँ मना कर देता है, पलटी खा जाता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो अब आपको क्या लगता है कि उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जो 501 रुपये का रिवॉर्ड है मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यही जो सर्वेंट था वो कोर्ट में चला जाता है और यही क्वेश्चन अराइज होता है। तो आपको क्या लगता है? खैर मैं तो इसका आंसर वीडियो के एंड में दूंगा ही, तब तक आप लोग खुद सोचिए कि क्या लगता है मतलब आप लोग को। ठीक है, चलिए आगे आते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर पे। सो बेसिकली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ऑफर। पहला है एक्सप्रेस ऑफर, दूसरा है इम्प्लाइड ऑफर, तीसरा है जनरल ऑफर, चौथा है स्पेसिफिक ऑफर, पांचवा है क्रॉस ऑफर और छठा है काउंटर ऑफर। तो आइए इन्हें इलेबोरेट में जानते हैं अगली स्लाइड में। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ऑफर। पहला, एक्सप्रेस ऑफर, द ऑफर विच इज इन रिटन और इन ओरल फॉर्म, दैट ऑफर इज एन एक्सप्रेस ऑफर। जो भी ऑफर रिटन या ओरल फॉर्म में आपके सामने दिया जाएगा उसे कहेंगे एक्सप्रेस ऑफर। इन दिस ऑफर अ पर्सन एक्सप्रेसेस हिज विलिंगनेस टू डू ऑफर। इस ऑफर में बेसिकली पर्सन अपनी विलिंगनेस जो है, चाह इच्छा जो है वो एक्सप्रेस करता है सामने वाले के आगे। ठीक है, तो इसे एक्सप्रेस ऑफर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑफर डन ऑन टेलीफोन और बाई लेटर। अगर कोई ऑफर टेलीफोन या फिर रिटन लेटर के थ्रू होता है तो उसे एक्सप्रेस ऑफर की कैटेगरी में रखा जाए। दूसरा, इम्प्लाइड ऑफर, द ऑफर इन विच इज डन जस्ट बाई एक्ट और ओमिशन, दैट ऑफर इज इम्प्लाइड ऑफर। ऐसा ऑफर जो किसी एक्ट के थ्रू हो जाए या किसी ओमिशन के थ्रू हो जाए उसे इम्प्लॉयड ऑफर कहते हैं। दिस ऑफर इज जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सप्रेस ऑफर। ये ऑफर एक्सप्रेस ऑफर का जस्ट अपोजिट है। देखो इसका एग्जांपल एक, टू गिव चार्जेस इफ़ यू आर ट्रेवलिंग इन अ बस। जब आप बस में चढ़ते हैं तो बस वाल तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप
बस वाला बताया आपको कि आपको इतने पैसे देने हैं तभी आप देंगे, आपको टिकट लेना कंपलसरी होता है। ये एक इम्प्लाइड चीज़ है कि आपको टिकट लेना ही लेना है, तो ये इम्प्लाइड ऑफर में आता है। ना उसने कुछ कहा कि आइए बैठी, मतलब एज बता रहा हूँ एक रीज़न में कि ना उसने कुछ कहा बैठने के लिए, लेकिन आप अपने आप चढ़ गए, तो ये एक इम्प्लाइड सी चीज़ है कि आपको टिकट लेना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए इम्प्लाइड ऑफर। तीसरा है जनरल ऑफर, द ऑफर इन विच इज़ फॉर द जनरल पब्लिक, जो कि सभी के लिए है, जो सभी के लिए ओपन ऑफर है, उसे कहते हैं जनरल ऑफर, ठीक है। इट इज़ द ऑफर फॉर ओपन पब्लिक, वो ये सभी के लिए होता है। दैट ऑफर इज जनरल ऑफर, वो उससे जनरल ऑफर बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ होल्डिंग फॉर डिस्काउंट इन एनी मार्ट और ओपनिंग ऑफ अ न्यू शॉप, मतलब एग्जाम्पल के लिए लें तो होल्डिंग हो गई कोई डिस्काउंट की या किसी मार्ट की ओपनिंग, तो वो जनरल ऑफर देते हैं सबको कि आइए हमारे यहाँ सामान खरीदिए, इसको बोलते हैं जनरल ऑफर। फिर आता है स्पेसिफिक ऑफर, द ऑफर इन विच इज़ फॉर एनी स्पेसिफिक पर्सन, दैट ऑफर इज अ स्पेसिफिक ऑफर, जो ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए है वो एक स्पेसिफिक ऑफर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को ऑफर देते हैं कि भाई मेरा घर खरीद लो या मेरे यहाँ की ये लैंड है सो खरीद लो, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। आप किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को स्पेसिफिक ऑफर दे रहे हो, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। फिर आता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर, व्हेन the same offer is made by both of the parties to each other in the same manner, then that offer is known as cross offer। इसका मतलब ये हुआ, जब आप कोई ऑफर सामने वाले को दे और सामने वाला ही वही ऑफर आपको दे दे, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे आपने कहा कि मेरा घर खरीद लो और सामने वाला भी आपसे कह दे कि मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ, तो इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। ये आपस में क्रॉस ऑफर है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक्सेप्टेंस अभी नहीं हुई है, ये जस्ट एक क्रॉस ऑफर है कि उन्होंने भी आपको वही चीज़ ऑफर कर दी, आपने वही चीज़ ऑफर करी। तो एक्सेप्टेंस से इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये एक्सेप्टेंस तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, ये क्रॉस ऑफर है। ओके, अब आते हैं काउंटर ऑफर पे। व्हेन एनी ऑफर इज मेड इन द काउंटर ऑफ एनी अदर ऑफर टू चेंज वन और मोर कंडीशंस ऑफ द ऑफर बट नॉट द फुल ऑफर, दैट ऑफर इज नोन एज काउंटर ऑफर। देखो, जब भी कोई ऑफर किसी ऑफर एक काउंटर में दिया जाता है, मान लीजिए कि दुकानदार आपको कोई सामान दे रहा है, उसके बदले में आपने, मतलब कोई सामान दिया 10 रुपये का, ठीक है, उसके बदले में आपने कह दिया नहीं नहीं मैं तो 5 रुपये का लूँगा, तो ये काउंटर ऑफर हो गया, ठीक है। कि मतलब आपने पूरा ऑफर नहीं चेंज किया, केवल सम ऑफ द कंडीशंस चेंज कर दी उस ऑफर की, तो उसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। आ रहा है समझ? फॉर एग्जाम्पल वही है बार्गेनिंग इन द शॉप, आप किसी शॉप में आके बार्गेनिंग करते हो तो ये काउंटर ऑफर है। मान लीजिए वो 100 रुपये की कोई साड़ी बेच रहा है, आपको चाहिए मतलब 70 रुपये में, तो इसको बोलते हैं आपने कह दिया 70 रुपये में दो, तो ये काउंटर ऑफर है, ठीक है। आइए एक और केस लॉ पे नज़र मार लेते हैं। तो ये केस लॉ है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इसमें क्या हुआ था, एक कंपनी थी, ठीक है, जिन्होंने एक मेडिसिन बनाई और चैलेंज किया इन्फ्लुएंजा के लिए कि जो मेरी मेडिसिन खाएगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, अगर होता है तो हम उसे 1,000 मतलब जो भी रुपयों का कंपनसेशन देंगे, ठीक है। तो कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी ने ऐसा एक विज्ञापन जारी किया, ठीक है। कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी ने एक विज्ञापन जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक मेडिसिन बनाए हैं कि जिसको खाने के बाद इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, अगर होता है तो हम 1,000 रुपये देने को तैयार हैं। तो कार्लिल ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, ठीक है। इन्हें मतलब इन्फ्लुएंजा था, इन्होंने मेडिसिन खाई, इनका इन्फ्लुएंजा नहीं ठीक हुआ। अब इन्होंने मतलब कोर्ट में सूट फाइल कर दिया कि हमें मतलब कंपनसेशन चाहिए, कि इन्होंने जब कहा तो उन्हें देना पड़ेगा। तो वैसे देखा जाए, मतलब अभी की कंडीशन के साथ बता दें तो हमारे इंडियन एडवर्टीजमेंट एक्ट के हिसाब से इन्हें कोई कंपनसेशन देने की ज़रूरत नहीं है, पर उस समय इसको ऑफ़र की नज़र से देखा जाए तो इन्होंने ऑफ़र किया था, जनरल पब्लिक में किया था ऑफ़र। तो कंपनी ने ये दलील रखी कि हमने ऑफ़र कार्लिल को तो किया नहीं था, तो इन्होंने एक्सेप्ट क्यों किया। तो कंपनी ने, तो कोर्ट ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, आपने ऑफ़र सबको किया था, ये कोई नहीं हुआ कि कार्लिल को किया या नहीं किया, कार्लिल ने एक्सेप्ट कर लिया इम्प्लाइडली, कार्लिल ने उसको इम्प्लाइडली एक्सेप्ट कर लिया और आपने जनरली सबको ऑफ़र किया था, तो इसलिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। इन कंपनसेशन मतलब कार्लिल को मिला,
ओके, अब मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लालबन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता केस में क्या होगा। क्या कंपनसेशन मिलेगा सर्वेंट को कि नहीं मिलेगा? तो इसका आंसर ये है कि कंपनसेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब कंपनसेशन क्यों नहीं मिलेगा? कंपनसेशन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जब ऑफ़र किया गया तब सर्वेंट को नहीं पता था कि ऑफ़र किया गया है। ठीक है, तो मतलब सर्वेंट ने ऑफ़र नहीं एक्सेप्ट किया, सर्वेंट ने अपनी जॉब परफॉर्म की। तो ये मास्टर के ऊपर है, लालबन शुक्ला जी के ऊपर है कि वो देना चाहे तो दें, नहीं देना चाहे तो नहीं दें। ठीक है, मास्टर के ऊपर है, वो देना चाहे सर्वेंट को तो पैसे दे, तो ना देना चाहे तो नहीं दे। तो इसमें कोर्ट ने कहा कोई कंपल्शन नहीं है कि मास्टर को पैसे देने पड़ेंगे सर्वेंट को, मतलब मास्टर सर्वेंट को पैसा दे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, जिसको मना कर दिया कि आपको मन दीजिए, मन तो मत दीजिए, तो कौन पैसे देगा? तो मास्टर ने इनको पैसे दे नहीं दिए सर्वेंट को। ठीक है, तो बस यही हुआ इस केस में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। और अगर कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं क्या गलती हो गई है। इसके नोट्स जो हैं वो आपको जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो के भी नोट्स उसी में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो टिल देन, बाय बाय।